क्या आप अपने सिलेबस को लेकर के बहुत परेशान हैं? आप 10th के स्टूडेंट हैं और आपको समझ ही नहीं आता है कि जब आप गणित निकालते हैं तो एक क्वेश्चन में नहीं बनता है, चाहे वो एनसीईआरटी हो या केसीसी ना हो, और कुछ भी मतलब पता ही नहीं चल रहा है कैसे मैथ पढ़े और 10वीं के विद्यार्थी हैं, तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना। नमस्कार, मेरा नाम हुआ अमित गौरव और आप देख रहे हैं एजी एजुकेशन। और अमित गौरव एजुकेशन पिछले बहुत वर्षों से आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन लेकर के आ रही है, जो कि आपको ये चीज़ प्रोवाइड करवाएगी कि आपको किधर भी कोर्स वोर्स खरीदने के चक्कर में नहीं रहना है। अगर आप चाहते हैं कि 10th क्लास का आपका मैथ का और साइंस का तैयारी बहुत मज़ेदार हो, बहुत गजब हो, ताकि आप स्कोर अच्छा कर सके एग्ज़ाम में, और जितने भी टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं आपके 10th के एग्ज़ाम में, वो आपका मजबूत हो सके, तो चुपचाप आपको हमसे जुड़ करके रखना है और हमारे सारे कंटेंट को, जितने भी हम वीडियोस देंगे उसको एक बार जरूर देख लेना है। उसके बाद आपका एक भी चैप्टर नहीं छूटेगा, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा और एक भी टॉपिक 10th का नहीं छूटने वाला है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में 10th मैथ की। आज ही हमारा 10th मैथ का एकदम फर्स्ट वीडियो है जो आप तक एकदम गर्मा गर्म पहुंचा है। 10th मैथ की बात करेंगे आज हम लोग, और 10th मैथ को हम कैसे कैसे पढ़ाने वाले हैं। पूरे मात्र 3 महीना में पूरा मैथ कंप्लीट करने वाले हैं, और कैसे कैसे फिर आप पूरा सॉल्यूशन देख पाइएगा, सारा कुछ हम बताएंगे। बस आपको पेशेंस रख करके देखना है। मैथ मतलब एजी भैया। अब 10th का मैथ मतलब एजी भैया, मैथ मतलब एजी भैया, मैथ मतलब एजी भैया। इसके अलावा कुछ नहीं आपके कान में गूंजेगा, यही आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं मैथ का अच्छा तैयारी हो तो आपको जरूर हमसे जुड़ना चाहिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात, ज़्यादा कुछ नहीं आपको जानना है, बस आपको कम से कम ये बात जानना है कि 10th की मैथ में लगभग 15 चैप्टर थे पहले, ठीक है। कितना चैप्टर था? 15 चैप्टर, जो कि एक न्यू बुक जब आया तो उस न्यू बुक में काट कूट के कर दिया है 13-14, जिसमें कुछ कुछ गायब कर दिया है। जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, बीजों से संबंधित क्षेत्रफल, चाहे वो बहुपद हो, तो सब में कुछ ना कुछ टॉपिक को हटाया है और कुछ ना कुछ चैप्टर को हटाया है। बस यही काम किया है नया बुक जो भी है। नया बुक जो भी है उसमें बस क्या किया है, टॉपिक्स को हटाया है और चैप्टरों को हटाया है। लेकिन अगर आप पुराना बुक ही पढ़ लेते हैं तो नया बुक का फादर है पुराना बुक, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, उसके लिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं रहना है कि नया बुक था, पुराना बुक क्या, नया पुराना नया, कोई कंफ्यूजन नहीं लेना। चुपचाप अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करना। देखिए, हम बात कर रहे हैं 10th मैथ की, और हम आपको मात्र 3 महीना में ये पूरा 10th मैथ का ये पूरा टॉपिक, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा के देंगे। और उसके बाद आप चाहे एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो, चाहे कोई सी ना क्वेश्चन हो, अगर आप ध्यान से देख लीजिएगा हमारा सभी लेक्चर, तो आप आराम से बना पाइएगा। हम हर एक चैप्टर के लिए एक वीडियो देंगे, वास्तविक संख्या एक वीडियो, बहुपद एक वीडियो, दो चरण रैखिक समीकरण एक वीडियो, यहाँ से लेकर के प्रायिकता तक एक एक वीडियो रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर के 15 वीडियो रहेगा। कितना वीडियो रहेगा? 15 वीडियो रहेगा मैथ का, जिसमें हम टॉपिक्स वाइज और मैथ के मेन कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएंगे जो पहले बहुत बार पूछा गया है। पहले प्लान मेरा समझ जाइए, फिर आप जरूर मजा आएगा और एग्जाम में बहुत बेहतर कर पाइएगा। यानी कि 15 चैप्टर 15 वीडियो, खल्लास, खेला खल्लास, समझ रहे हैं ना। 15 चैप्टर 15 वीडियो, खेला खल्लास। उसके बाद आप साइंस में जाकर के देख लीजिए, साइंस में भी जितना चैप्टर है उसका भी हम उसी तरह से 2-2 वीडियो में एक चैप्टर, 2-2 वीडियो में एक चैप्टर, किसी किसी का एक ही वीडियो में एक चैप्टर खत्म कर रहे हैं, और साइंस भी पूरा निपट जाएगा। साइंस में 3 सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री है, फिर बायोलॉजी है, फिर फिजिक्स है, सॉरी, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिर फिजिक्स है। तो वो तीनों हम एकदम खल्लास करेंगे एकदम मजा तरीका से, कि इसके बाद आप जहाँ भी पढ़िएगा वहाँ पे आप शेर रहिएगा, एक एक चीज़ आप खुद जानिएगा और उनके बताने से पहले आप ही उनसे पूछ दीजिएगा। मतलब इस तरह से आपका तैयारी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मैथ में ये पहला वास्तविक संख्या रियल नंबर, दूसरा बहुपद, तीसरा दो चरवाले रैखिक समीकरण, चौथा द्विघात समीकरण, पांचवा समांतर श्रेणी, छठा त्रिभुज, सातवां निर्देशांक ज्यामिति। कोई कोई तो ये बिल्कुल समझ ही नहीं आता है त्रिभुज और निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या हो रहा है, लेकिन आप हमसे पढ़ के देखिए, एकदम नीचे से उठा के ऊपर लेके जाएंगे, पूरा समझ में आएगा आपको। फिर त्रिकोणमितीय का एकदम शेर है, किंग है दोनों, त्रिकोणमितीय का परिचय और त्रिकोणमितीय का कुछ अनुप्रयोग, दोनों चैप्टर। फिर वृत्त है, रचनाएं हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, सांख्यिकी है और प्रायिकता है। इसको एक पेज में आपको कहीं पर लिख लेना है और चिपका लेना है। समझ में आ रहा है? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इसको चिपका लीजिए, और आने वाले 3 महीना के अंदर ये 15 दिन का काम है पूरा सिलेबस, ठीक है। कितना दिन का काम है पूरा सिलेबस? 15 दिन का। लेकिन हम आपके लिए आपको हम 3 मंथ का समय देते हैं कि चिपका लीजिए, लिख करके मस्त कॉपी पेन अभी निकाल के रखिएगा मेरे साथ, ठीक है। एक सादा पेज या फिर जो भी पेज हो, कॉपी हो, उसको एक पेन रखिए और जो जो बोलेंगे उसको साथ में लिखते भी चलना है, जो जो क्वेश्चन बोलेंगे उसको प्रैक्टिस भी करना है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको लिखने के लिए बोलेंगे तो साथ में लिखते भी चलना है। और सबसे पहला काम, आप इसको एक सिंगल पेज में लिखिए पूरा सिलेबस कि हमारे पास इतना चैप्टर है 10th में पढ़ने को,
और इसको लिखने के बाद अपने सामने में चिपका लीजिए और फिर 3 महीना के अंदर ये सारा टॉपिक आपको खत्म हो जाएगा। बस आप हमारे एक एक वीडियोस को देखते जाइएगा। आप जाइए हमारे चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिलेगा 10th मैथ 1 शॉट्स ऐसे करके, ठीक है। 1 शॉट जरूर नाम रखे हैं, लेकिन आपको एकदम आराम आराम से पढ़ाएंगे। 1 शॉट जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। 10th मैथ 1 शॉट ऐसे करके हमारा प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए, पूरा एक एक करके आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। अभी आज हम लोग ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे। आपका आज पहला दिन है, आज समय ले लिए थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले प्लान को समझ जाइए कैसे कैसे हम खत्म करने वाले हैं। 3 महीना के अंदर ये पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं। ये पूरा चैप्टर जो आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है। और सबका एक एक वीडियो रहेगा और ज़्यादा देरी कभी नहीं रहेगा। वीडियो 1 घंटा के लगभग, 1 घंटा से थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा कम, किसी में कम ही रह जाएगा 1 घंटा से, किसी में 1 घंटा से ज़्यादा ही रह जाएगा, 1.5 रह जाएगा। समझ में आ रहा है। मतलब अप्रॉक्स 1 घंटा समय आपको डेली देना है। समझ में आ रहा है। और अगर आप हमारे इन सारे वीडियोस को देख लेते हैं तो आप कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाइएगा, आपको बनेगा। अगर हम वास्तविक संख्या पढ़ा दिए, अगर हम बहुपद पढ़ा दिए, अगर हम त्रिकोणमिति पढ़ा दिए, तो फिर त्रिकोणमिति से जहां का भी देखिए आप बुक निकाल के, आपका एक एक क्वेश्चन गर्दा मचेगा। बस आपको एक चीज करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा पेशेंस, और पेशेंस रख करके हमारे साथ पैर में पैर, हाथ में हाथ मिला करके चलना पड़ेगा साथ में। अब पेन में पेन मिला करके चलना पड़ेगा। जो बोलेंगे नोट्स की तरह लिखते जाना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाना है, और पूरा गर्दा मचाएंगे, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि जब आपका एग्ज़ाम 2027 में पढ़े, या जिस भी ईयर में आप हैं, आपका 10th का एग्ज़ाम जब भी पढ़े, तो आप अगर चाहते हैं शर्मिंदा ना हो, आपके मार्कशीट पे ठीक ठाक मार्क्स दिख जाए, तो यहाँ से आप स्टार्ट कर दीजिए। लोग बोलेगा मैथ में बड़ी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है मैथ में यार, तुम आओ ना। मैथ मतलब ए जी भैया, समझ रहे हैं ना ए जी भैया कौन है, बिल्कुल। और गर्दा मचेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, पूरा एग्जाम तक गर्दा मचाइएगा, ठीक है। तो हम लोग समझ गए होंगे कैसे कैसे क्या करने वाले हैं। हमारा पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा, हर एक चैप्टर का, और उसके बाद आपको इधर उधर नौटंकी नहीं करना होगा। दूसरी बात, अलग क्या है, सब तो ऐसी कर रहा है, यही बात है। सब ये बोल रहे हैं ना, सबके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ऐसा तो ढेर कर रहा है तुम्हारे जैसा, तुम क्या अलग क्या है। तो हम बता देते हैं, अलग ये है, वो हम बता नहीं सकते हैं, वो बस हम फील करवा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। अलग क्या है ये हम बता नहीं सकते हैं, बस फील करवा सकते हैं। जैसे कि एक रियल बात है कि पावर जो है ना, ताकत, वो किसी को दिखाया नहीं जा सकता है कि हम देखिए यार फ़ोन के लिए तो हमारा उठा लेते, थोड़ा चिन्हो ऐसे वैसे। ये जो है दिखाने का चीज़ नहीं है, ताकत फील करवाने का चीज़ है, कि जब ज़रूरत पड़ा, काम कैसे निपट गया, तो फील आता है कि अरे यार वो आदमी दम है। हाँ, वैसे ही हम क्या अलग कर रहे हैं ये हम आपको बता नहीं सकते, बस फील करवा सकते हैं। जब हमारे चैप्टर्स को पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट को देखिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को, कि कैसे कैसे हम कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे एकदम छोटे से छोटी चीज़ को घर से बाहर से रिलेट करके बता रहे हैं, तब आपको लगेगा ये पढ़ नहीं रहे, हम फिल्म देख रहे हैं। अब मेरा बात सुनिए आप, हम यहाँ जो ये 15 को लिख दिया ना नाम, वास्तविक संख्या, बहुपद, ये फलना ढकना सीखना, प्रायिक तक, ये समझ लीजिए कि 15 को फिल्म के नाम है। समझ रहे हैं ना। पहला फिल्म है वास्तविक संख्या, जिसमें हीरो रहेंगे हम, और बाकी सब विलन कौन रहेगा और कौन कौन क्या रहेगा सब बताएंगे हम। वास्तविक संख्या एक मूवी है, इस मूवी को आपको देखने के लिए जरूर आना चाहिए, और इसी लेक्चर में ये मूवी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। दिखाई देगा ये वाला मूवी आपको इसी लेक्चर में। तो आज हम लोग अब ज़्यादा बकैती नहीं करेंगे, अब आप मोटिवेट हो जाइए और थोड़ा सा पेन उठा लीजिए और एक कॉपी उठा लीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, साथ में जो मेन चीज़ें उसको लिखते जाएंगे और पूरा गर्दा मचाएंगे। अब आपका टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। हम लोग वास्तविक संख्या आज पढ़ेंगे। पहला चैप्टर जो हमारा था क्या था, वास्तविक संख्या, अंग्रेजी में बोले तो रियल नंबर, रियल नंबर, अंग्रेजी में बोले तो रियल नंबर, हिंदी में बोले तो वास्तविक संख्या। इसको एकदम एक एक करके गर्दा मचाने वाले हैं, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा इसका। और रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या सुनते ही आपके दिमाग में एक ग्राफ बन जाएगा, जो कि अभी हम बताने वाले हैं। और इसके बाद आप जब एग्जाम देने लायक हो जाइए, जब आपका समय हो जाए, तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा इसके बाद, ये देखने के बाद, ठीक है। यानी कि रियल नंबर से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा या कोई भी कॉन्सेप्ट जो भी रहेगा, वो यहीं से रहेगा, इससे बाहर कुछ भी रहने वाला नहीं है, ये कंफर्म रहेगा आपका। वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है, मैथ मतलब एजी भैया, जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाए ना। ये जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, ये पता है क्यों अपने आप आ गया मुंह में। ये क्यों आ गया, क्योंकि अभी जस्ट हम इतना सारा क्वेश्चन करवाए हैं ना 10th वालों के लिए, जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं। इतना ऑब्जेक्टिव करवाए हैं, इतना कि दगरग में बैठ गया, समझ रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग का जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं, रियल
नंबर। आखिर किस चिड़िया का नाम है? तो देखिए, हम लोग जब भी संख्याएं को देखते हैं तो बहुत तरह का संख्या आपको देखने को मिलेगा। 0, 1, 2, -1, फिर बटा वाला कुछ मिल जाएगा, फिर पॉइंट वाला कुछ मिल जाएगा, है ना। तो इसमें पूरा संख्या का खेले रहेगा। अब यहाँ से हम लोग टॉपिक वाइज बात करेंगे कि जो रियल नंबर है, ये सुनते ही दिमाग में आएगा कि जब रियल नंबर कह रहा है इसका मतलब कोई संख्या काल्पनिक संख्या भी होती है। बिल्कुल होती है। संख्या दो तरह से हम लोग अभी से लेकर के जिंदगी और पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर 10th में पूरा गर्दा मचा के पढ़ना है, और ये जो है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, उसका कोई जिक्र भी नहीं है, हम बता देते हैं। काल्पनिक संख्या एक होता है, जैसे कि काल्पनिक संख्या किसको कहेंगे पता है? जैसे रूट के अंदर 4 आ गया तो 2 निकाल दिए फटाक से, लेकिन रूट के अंदर -4 आया तब कैसे निकाल दिए? तो ये सब हो जाते हैं काल्पनिक संख्या, जिसके बारे में जिक्र फिलहाल नहीं है हम लोगों के चैप्टर में, हम लोग के सिलेबस में, तो हम जिक्र नहीं करेंगे। हम लोग आ जाएंगे रियल नंबर कि वास्तविक संख्या होते क्या क्या है। तो वास्तविक संख्या के बहुत सारा ब्रांच है, 5-6 को ब्रांच को हम यहाँ पे बताएंगे आपको कि कौन कौन है। तो देखिए, वास्तविक संख्या में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है, क्या पढ़ना है? प्राकृत संख्या। क्या पढ़ना है? प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बबुआ? नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि ये प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर क्या होता है। अभी से लेकर के कभी भी दिख जाए प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, समझ रहे हैं ना, कभी भी दिख जाए तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेकर के अनंत। यानी कि जैसे हम लोग परिभाषा जब याद करते हैं तो ऐसे याद करते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या का। क्यों याद करना है वो गधा? तो मेरा बात सुनो, वाद मत करो, ध्यान दो, सुनो। जब भी ये नाम आ जाए, जैसे कि तुम्हारा नाम होगा कुछ राकेश, मुकेश, रोहित, मोहित, सोहित, कुछ भी नाम होगा ना तुम्हारा, हाँ, तो तुम हो और तुम्हारा एक नाम है। वैसा ही कभी भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे पूरी संख्या एकदम गिनती 1 से लेकर 0 से नहीं, 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या दिख जाए, इसको हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं बब्बा? प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं। कोई दिक्कत होगा इसमें? नहीं होगा। यानी ये आपको दिखेगा ही, तभी आप बता दीजिएगा कि क्या है। दूसरा जो है प्राकृत के बाद है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। अंग्रेजी में जिसको हम लोग कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। तो होल नंबर किसको कहेंगे? कुछ नहीं, प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर दो। 1 से स्टार्ट था ना, 0 से स्टार्ट करो। 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक चलते चलते। तो ये सारी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? होल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? होल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? होल नंबर कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब पहला प्राकृतिक संख्या हम लोगों को, सारे जो संख्या पढ़ रहे हैं कैसी संख्या पढ़ रहे हैं? सब वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं, सब रियल नंबर पढ़ रहे हैं, सब रियल नंबर के बाल बच्चा है। बात नहीं समझ रहे लोग? हाँ, बहुत सारा बाल बच्चा है इसमें। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या का बाल बच्चा, पहला था प्राकृतिक संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या, तीसरा की जो बात करेंगे तो आ जाएगा पूर्णांक, जिसको इंटीजर कहते हैं। इंटीजर यानी कि पूर्णांक जो है वो किसको कहेंगे? तो माइनस भी उसमें रहेगा। यानी कि अब अगर हम इसको आराम से समझाएं तो ऐसे समझा सकते हैं। कैसे समझा सकते हैं? कैसे समझा सकते हैं? हम इसको ऐसे समझा सकते हैं कि अगर आपको 1 से लेकर के अनंत तक जाना है, वो संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 0 से लेकर के अनंत तक जाना है, उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। और माइनस भी आ गया उसमें, माइनस वाला संख्या भी, प्लस वाला संख्या भी और 0 भी। अगर आपको बोले यहाँ से 2 तरह का संख्या दिखेगा, एक धनात्मक संख्या, एक ऋणात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। लेकिन अगर आपको बोले कि 0 कैसी संख्या है, क्या 0 धनात्मक संख्या है, क्या 0 पूछ लेना, को जो बा बनता है उसको भी हो सकता है, अगर आपने ध्यान दिया होगा पढ़ाई लिखाई में तो नहीं पता होगा। 0 कैसी संख्या है, धनात्मक की ऋणात्मक? तो 0 जो है न्यूट्रल नंबर है, ना धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। लड़ाई झगड़ा होता है तो 2 तरह का ग्रुप होता है ना, 3 तरह का ग्रुप होता है। एक एकदम गरम दल, एकदम मार के फाड़ देगा, एकदम समझ रहे हैं? एक एकदम 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 ठंडा हाल बताने, पापा लड़ाई झगड़ा नहीं करना है हमको। और एक आता है न्यूट्रल, जो
मतलब बीच बीच में रहता है, कखने मार मारी कर देगा, कखने ठंडा आ जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है ना। वही बात है, एक पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर और जीरो, ये हो गया पूर्णांक। उसके बाद दो तरह के और नंबर हम लोग पढ़ते हैं, रेशनल, पहले हिंदी में लिख देते हैं, परिमेय संख्या, उसके बाद अपरिमेय संख्या, अंग्रेजी में रेशनल नंबर, इसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। अपरिमेय, परिमेय किसको कहेंगे, वैसी संख्या जिसको हम लोग p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो के बराबर नहीं है। इरेशनल हम लोग किसको कहेंगे, जिसको हम लोग p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। दो तरह की संख्या हम लोगों को अभी देखने को मिलेगा, एक ऐसा जिसको हम बटा में लिख सकेंगे और एक ऐसा जिसको बटा में नहीं लिख सकेंगे। तो जिसको बटा में लिख सकते हैं उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, और नहीं लिख सकते हैं तो अपरिमेय संख्या। यहाँ से कुछ सबसे पहली बात दिमाग में रखना, ये सारे संख्या जितना भी पढ़े हैं हम लोग, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, इस सब को कहते हैं रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। एक से स्टार्ट होगा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, एक से स्टार्ट होगा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, एक से स्टार्ट होगा अगर संख्या तो नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, अगर संख्या एक से स्टार्ट होगा तो प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, अगर संख्या जीरो से स्टार्ट हुआ एकदम अंत तक गया तो होल नंबर, अगर माइनस भी रहेगा, प्लस भी रहेगा और जीरो भी रहेगा उसको हम लोग पूर्णांक कहेंगे। और जिसको हम लोग p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो क्यों कहा जाता है बताएंगे, तो उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। और जो p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। और जितना तरह का भी संख्या हम लोग पढ़े हैं सब के सब को हम लोग रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या कहते हैं। सुनाई दिया, समझ आया, आया कि नहीं आया? अब यहाँ से एक एक करके छोटा नया नया चीज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहली बात, ये जीरो का क्या हाल चाल है, जीरो के बारे में। तो जीरो के बारे में याद रखो कि जीरो तो सबसे पहले ना निगेटिव नंबर है ना पॉजिटिव नंबर है, न्यूट्रल नंबर है, पहली बात। दूसरा, इसका अगर इसके नीचे अगर कोई संख्या आ जाता है तो इसका वैल्यू क्या आता है, तो अगर जीरो के छोड़ के इसके नीचे कुछ भी संख्या आ गया है तो इसका मान वही होता है, चाहे 0/2 1000 क्यों ना लिख दें आप, जीरो होगा, 0/500 ही क्यों ना लिख दें आप, जीरो होगा। जीरो नहीं बोल रहे हैं सिर्फ, ठीक ना, जीरो के अलावा नीचे कुछ भी लिख दो इसका वैल्यू जीरो है। लेकिन अगर ऊपर कोई संख्या लिख दो और नीचे जीरो लिख दो तो इसका मान क्या होता है, तो इसका मान होता है अनंत यानी इंफिनिटी होता है। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, लेकिन q इज इक्वल टू नॉट जीरो, क्योंकि q अगर जीरो हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, वो अनंत हो जाएगा, इंफिनिटी। इसीलिए कहा जाता है q इज नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आया हीरो? अगर आपको दिख जाए जीरो बटा नीचे कोई भी संख्या, जीरो को छोड़ के कोई भी संख्या 200, 4000, 5000, तो इसका वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। कुछ भी दिख जाए यार जीरो बटा नीचे कोई संख्या तो उसका वैल्यू जीरो होगा। लेकिन अगर नीचे कोई संख्या दिख जाए तब याद रखना इसको हम लोग क्या कहेंगे, इन्फिनिटी। ऊपर अगर 1 2 3 4 5 कुछ भी है ऊपर संख्या और नीचे जीरो है तो इसको हम लोग अनंत कहेंगे। क्या कहेंगे, अनंत कहेंगे। यहाँ तक समझ में आया आपको? ये था बेसिक सी बातें जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए था। ये था बेसिक सी बातें जो आपको पता होना ही चाहिए था, तभी आगे समझ में आएगा। बेसिक सी बातें अभी भी और है। कौन कौन सी बेसिक सी बातें और है जो एक झलक हम दिखला देते हैं। झलक दिखलाजा जरूर करना है, नहीं किसी जगह दिक्कत हो जाएगा। झलक दिखलाजा में एक तरह की और संख्या आपको पता होना चाहिए कि सम संख्या किसको कहते हैं, विषम संख्या किसको कहते हैं, उसके बाद भाज्य संख्या किसको कहते हैं, उसके बाद अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। ये चारों संख्या भी आपको पता होना चाहिए। सम संख्या यानी कि अंग्रेजी में इसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं, और विषम संख्या अंग्रेजी में ओड नंबर बोलते हैं। भाज्य संख्या इसको हम लोग अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या इसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, इतना याद रखो। कौन होता है भाई, ये सब थोड़ा पता होना चाहिए, जो कि 9th में ही आपको पता होना चाहिए था। नहीं है पता, क्या टेंशन ले रहा है, आना यार, हम यहाँ पर काहे लें, पढ़ाविल ना बताएंगे ना, नहीं पता है तो। यानी कि अगर आपको ये पता है, ठीक है, अब आ जाओ यहाँ से हम लोग जानते हैं
सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से कट जाए, ऐसी लिखेंगे, 2 से पूरा कटे, मतलब कि अगर उसको 2 से भागा देंगे तो उसके पास कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए। समझ में आ रहा है? या फिर बड़ा बड़ा नंबर रहेगा तो हम लोग को बस इतना देखना है कि उसके इकाई अंक पे 2 4 कौन कौन, अगर कोई बड़ा नंबर है बहुत बड़ा, इतना बड़ा है कि 2 से भागा दे देते बिहान हो जाएगा, तो खाली देखना है आपको तो उसके इकाई अंक तो देखना आएगा, देखना है कि इकाई अंक पे 2 4 6 8 और 0, ये अगर दिख गया इकाई अंक पे तो कहेंगे सम। सेम पोजीशन अगर ये नहीं दिखे, या फिर इसको कह सकते हैं 2 से पूरी नहीं कटे, 2 से पूरी नहीं कटे, यानी कि उसके इकाई अंक पे क्या दिख जाए, 1 3 5 7 9, या तो इकाई अंक पे 2 4 6 8 0 दिख जाए, उसको अपने भाषा में खुद से लिखो कि अगर बड़ा नंबर है 2 से भागा नहीं दे पा रहे हैं तो उसको देखो कि उसके इकाई अंक पे 2 4 6 8 0 ये है तो सम संख्या, और ये नहीं है ये है तो विषम संख्या ओड नंबर। जैसे कि अब बताओ इस समय की विषम तो कुछ नहीं करना, इकाई अंक ये है ना, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख, इकाई अंक ये है ना, इकाई अंक पे 8 है ना, 8 2 से लगता है, हाँ लगता है, 8 8 8 सम संख्या ये हो गया। कैसा संख्या हो गया, सम संख्या हो गया। लेकिन यहीं पे दे देते कुछ और, जैसे कि एक और क्वेश्चन दे देते हैं हम फटाक से, बताओ इस सम है कि विषम, इकाई अंक पे 1 है, 1 विषम, बस समझ आया। उसके बाद भाज्य कंपोजिट अभाज्य परक, 2 से बड़ी, सॉरी 2 से नहीं 1 से बड़ी वैसी संख्या, 1 से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। 1 से बड़ी वैसी संख्या, 1 से बड़ी वैसी संख्या, 1 से बड़ी वैसी संख्या जो स्वयं और 1 से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि अगर हम लोग उसको भागा देंगे पूरी काटने के लिए तो ये तो 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा, उसको हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या। और जो 1 और स्वयं के अलावे किसी से कटे, 1 और स्वयं के अलावे भी कोई कम से कम एक और से कटे उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे 7 दे दूं तो 7 को 1 से काट सकते हैं, 1 7 7 और 7 1 7, इसके अलावा इसको और कुछ किसी से काट सकते हैं, ऐसे याद रखो नहीं। कौन सी हो गया, अभाज्य संख्या। अब जैसे हम बोल दें 5, जैसे हम बोल दें 13, जैसे हम बोल दें 17, जैसे हम बोल दें 19, जैसे हम बोल दें 21, तो 21 जो है क्या स्वयं और 1 के अलावा किसी से कट रहा है 7 या 21, तो ये हो जाएगा हमारा भाज्य संख्या। ऐसे याद रखो, सिंपली, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जैसे कि हमारा हो गया 2, ये 2 क्या हो गया, तो 2 भी हमारा भाज्य संख्या हो गया। उसके बाद 3 भी हमारा भाज्य संख्या हो गया, 4 हमारा भाज्य हुआ, 5 तो लिख दिए, 6 7 8 9 10 11, यानी कि एक दिमाग में बना लो एक तरह का रूल बुक अब से संख्याओं को देखने का। कैसे कैसे संख्या को देखेंगे कि जो संख्या 1 से लेकर के अनंत तक है उस संख्या को प्राकृतिक संख्या कहेंगे, 0 से है पूर्ण संख्या कहेंगे, माइनस और प्लस और 0 दोनों वाला है पूर्णांक कहेंगे, p/q के रूप में है उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। इसका एक परिभाषा ऐसे भी होता है, संख्या रेखा पर स्थित सभी संख्या को पूर्णांक कहते हैं। फिर हम लोग 4 तरह से और देखेंगे, सम संख्या, विषम संख्या, जो 2 से पूरी कट जाएगा सम कहेंगे, जो 2 से पूरी नहीं कटेगा तो सम कहेंगे, जो 1 और स्वयं के अलावा भी किसी संख्या से कटे या फिर इसको हम लोग कहते हैं 1 और स्वयं के अलावा भी इसका गुणनखंडन हो उसको हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या, और जिसको 1 और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंडन नहीं हो उसको हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। जैसे कि अगर हम बोले बबुआ रे एक बात बताओ, तो बोलिएगा क्या कि यहाँ पे हम लिख दे क्या 29 को 1 से काट सकते हैं और 29 खुद, उसके अलावा कोई भी पहाड़ में 29 आता है नहीं। ऐसे भी याद रख सकता है कि जो कोई पहाड़वे में नहीं आए, एकदम पढ़ लो जितना पढ़ना है, खाली एका के पहाड़ में आएगा और जो संख्या है वो खुद के पहाड़ में आएगा, लेकिन उसके अलावा कोई पहाड़वे में नहीं आएगा तो उसको हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या। अब जो खुद बहुत सारे पहाड़ में आ गया 2 के अलावा कहने का मतलब हुआ 1 और स्वयं के अलावा। समझ में आ गया होगा ये बातें, बिल्कुल बातें समझ में। अब देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा चीज है, बस थोड़ा सा कुछ बात है, उस बात को आपको समझना पड़ेगा। बात क्या है, बात है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ते समय एक कहानी आपको पढ़ना पड़ेगा। एगो था रोड पे जा रहा था तो उसका अंडा गिरा दिया, पूरा फोड़ दिया अंडा यार, पूरा फोड़ दिया।
बहुत बदमाश था, पूरा अंडे फोड़ दिया। बताओ तो, पूरा एकदम भट रहे, अंडा ले जा रहा था, पूरा अंडा फोड़ दिया। गुस्सा गया जिसका अंडा था, मेरा अंडा तुम कैसे फोड़ा, तुम मेरा अंडा कैसे फोड़ा जी। पंचायत लगाया। तब पंचायत लगाया ना, तो जो फोड़ा था अंडा वो एक नंबर का चोरहट बदमाश था। उससे पूछा पंचायत की, क्या अंडा तुम फोड़ा इसका। तब बोलता है कि दो दो गिनने पर एक बचेगा, तीन तीन गिनने पर दो बचेगा, चार चार गिनने पर तीन बचेगा, पांच पांच गिनने पर चार बचेगा, छह छह गिनने पर पांच बचेगा, सात सात गिनने पर कुछ नहीं बचेगा। मेरी टोकरी में 150 से अधिक अंडे नहीं आ सकते। इतना नॉर्मली हम लोग ऐसे कहेंगे कि मान लेते हैं हम लोग को पता नहीं है कि उसके टोकरी में कितना अंडा था। मान लो कि उसके टोकरी में ए अंडा था, कितना था ए। तो पहले कहा था सात सात गिनने पर कुछ नहीं बचेगा, यानी कि मान लो अगर उसको सात 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 गिनेंगे तो कई बार गिनेंगे नहीं पता है, तो सात क्यों बार गिनेंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। नेक्स्ट, छह छह गिनने पर पांच बचेगा, यानी कि अगर एक को हम छह छह गिनते, छह क्यों करते तो कितना बचता, पांच बचता। नेक्स्ट, पांच पांच गिनने पर चार बचेंगे, अगर हम उसको पांच पांच गिनते यानी पांच क्यों करते तो चार बचता। नेक्स्ट, चार चार अगर उसको हम गिनते तो तीन बचता, अगर हम उसको चार चार गिनते तो तीन बचता। नेक्स्ट, तीन तीन गिनने पर दो बचता, अगर उसको हम तीन तीन गिनते, थ्री क्यू, तो दो बचता, अगर उसको हम दो दो गिनते तो एक बचता, दो दो अगर गिनते तो एक बचता। ये सारा चीज एक ही चीज को डिनोट कर रहा है, उसके टोकरी में कितना अंडा था जो बता रहा है, उसके टोकरी में कितना अंडा था जो बता रहा है। बात ये है कि मान लो ये टोकरी है, इसमें बहुत सारा अंडा है ना अंडा। तो हम तुमको बोले, तुम हमसे पूछा कि गिन के बताइए इसमें कितना अंडा है, तो हम बोले कैसे गिनेंगे, दो दो चार दो छः दो आठ दो दस, दो दो करके गिन रहे हैं और दो दो करके गिने और लास्ट में बच गया एक। तो हम बोल सकते थे ना कि दो दो करके गिनते तो एक बचता। फिर अगर हम बोलते इसी बात को तीन तीन करके गिनते, तीन छः नौ बारह, अब बोलते कि तीन तीन करके गिने तो कितना बचा, तो दो बचा। समझ रहा है, यही है यूक्लिड विभाजन। दिख रहा है जो क्वेश्चन पे मैं ही नहीं जा, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा या क्या आएगा, समझाना चाह रहे जो समझो कि कोई चीज है, उस चीज को अगर हम लोगों को काउंट करना है तो बहुत तरह से काउंट कर सकते हैं, दो दो करके एक एक करके। तो जब हम लोग करते हैं काउंट ना, तो ऐसा ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि अगर हम लोग इस टोकरी को दो दो कर अंडा करके गिनते तो एक अंडा बचता, तीन तीन करते दो बचता, चार चार करते तीन बचता, पांच पांच करते छह बचता, चार बचता, छह छह करते पांच बचता। लेकिन सात सात अंडा करके गिनते तो एक को अंडा नहीं बचता, पूरा पूरी गिना जाता। समझा, यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बस इतना अगर तुम समझ गया तो अब आ जाओ इधर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब क्या है इसका मसला और कौन सा है बड़ा तसला, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कुछ भी नहीं है, बस जो हम लोग महत्तम बनाते हैं वही है, उसी को ऐसे लिखने का एक तरीका से बताया गया। ठीक है, अब इसमें ए क्या होता है, बी क्या होता है, तो ए जो है, जो दो संख्या रहेगा जिसका एचसीएफ बोलेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालने के लिए, उसका सबसे बड़ा संख्या ए होगा। यानी कि इसमें से 17 इज ग्रेटर देन 6, इसलिए ए बराबर 17 और बी बराबर 6। और क्यू क्या है, तो 6 को जितना बार लगाएंगे हम लोग, गुना करेंगे कितना बार, वो है क्यू। और आर क्या है, जो शेषफल बचेगा। इसमें जैसे हम लोग लिखेंगे 17 बराबर 6 गुने 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 में से 17 में से 12 का कितना बचा, 5। कितना बार लगाएं, 2 बार। ये हमारा क्यू हो गया और ये 5 हमारा आर हो गया। समझ आया। अब इसी को पता है, इतना तरह से बताएंगे तुमको समझ में आ जाएगा। इसी को जब हम लोग महत्तम निकालते हैं, कुछ नहीं है यार, तुम इसको समझ तो जा, तुम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, महत्तम वही है। जब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो चीज देखो, छो को ऐसे 17 में लगाएं तो 6 दूनी के 12, 5 बचा। फिर क्या करते हैं, इस 6 को यहाँ पे उतारते हैं, फिर वही करना है। क्यू जो है, सॉरी, ये बी जो है ए का जगह फिर ले लेगा, बी जो है ए का जगह ले लेगा, और आर जो है क्यू बी का जगह ले लेगा। समझ रहा है। यानी कि जब हम लोग ऐसे बनाते थे तो याद है, फिर से देखो 17, 6 दूनी के 12, 5, यहाँ लाइन बनाए, फिर 6 को यहाँ लिखे ऐसे। ठीक वैसा ही ये पहला स्टेप हो गया ना, पहला स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड, देन सेकेंड स्टेप। फिर हम लोग क्या करते थे,
इसको 6 को लिखेंगे, इसको 5 को लिखेंगे, यानी कि जो b है वो a बन गया, जो r है वो b बन गया, जो a है वो b बन गया, दिख रहा है, a है जो b बन गया, और जो r है वो b बन गया। यही तो करना है, a को b बनाना है, r को b बनाना है। यानी कि अब लगाओ 5 से 6 में, 5 से 6 में 5 एकम 5, 1 बचा, यानी कि 5 एकम तो कितना बचेगा, 1 प्लस 1। अब फिर से क्या कहेंगे, a को b बनाओ, a है ना, सॉरी b को a बनाओ, b को a बनाओ, b है ना उसको a बनाओ, b को a बनाओ, r को b बनाओ, r है ना उसको b बनाओ। अब बताओ बन गया, फिर से 1 में 5 बार में लगाएंगे, यानी कि 1 में 5 बार में लगाएंगे तो कुछ बचेगा, 1 बचे 5 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। समझ में आ रहा है बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो a1 जो है हमारा क्या हो जाएगा इससे, ये बात समझ में आया कि नहीं? इस क्वेश्चन को गोली मारो, ये बात जो हम समझाए समझ में आया कि नहीं आया, जो बताओ। ला 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 ला। कोई दिक्कत है इसमें? समझ आया तुमको ये क्वेश्चन? कुछ नहीं बबुआ, तुम एग्जाम दे लो, कुछ कर लो, सबसे ज्यादा महत्व है हमारे 10th के एनसीईआरटी बुक का। उसको अगर तुम नहीं पढ़ा तो तुम बहुत बड़ा गधा है, समझा? उसको तुम अगर अच्छा से पढ़ लिया तो अब तुमको थोड़ा सा भी परेशानी नहीं लेना है, सब कुछ में तुम गर्दा मचाएगा। उसको पढ़ लिया है तो गर्दा मचाएगा, नहीं पढ़ेगा तो बैठ कर रोएगा। समझ आया? ये कुछ भी रहेगा, ऐसे करना ऐसे करना, समझ में आ जाएगा। यूक्लिड विभाजन परिवर्तन बहुत है, जैसे ये है ना 5 और 12, इसमें एक क्या हो गया 12, बी क्या हो गया 5, 12 बराबर 5 गुने 2 प्लस 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हो जाएगा, ई बन जाएगा ए और ई बन जाएगा बी, 2 दूनी के 4 बी, फिर ये बन जाएगा ये ए बन जाएगा, ये 2, 1 गुने 2 प्लस 0, 3 स्टेप में खत्म हो गया, ये वाला हो गया ना। इसी चीज को हम लोग और आसानी से समझेंगे। अब देखो यहाँ तक तुमको समझ में आया कि नहीं आया, जो बताओ। ये वाला क्वेश्चन बनाओ और उसके बाद हम लोग इसके रियल वे पर चलते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस r, जहाँ पे r क्या है, तो r जो है वो ऑलवेज 0 से या तो बड़ा या बराबर होगा, और b जो है वो हमेशा 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 r से बड़ा होगा, हमेशा r से बड़ा होगा। यही इससे क्वेश्चन से, इससे मतलब कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ भी देता है, ठीक ना? तो इसको एकदम दिमाग में रखना कि जो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ते हैं उसमें 0 से बड़ा या बराबर होगा r, या फिर b से छोटा होगा। जब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ते हैं तो हम लोगों को ध्यान और याद रखना होता है कि r क्या है, तो वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से छोटा होगा। बहुत आसान सी चीज़ है, जो हम पढ़े थे हम नहीं समझ पाए थे उस समय, बाद में हमको समझ में आया कि कितना आसान था। तो आप भी हो सकता है नहीं समझ पा रहे हैं, तो ध्यान दो। ये जो लिखा गया है ये क्या है, तो ये कैटेगरी को बता रहा है कि जो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर पढ़ते हैं, इसमें आखिर सबका संबंध तो पता होना चाहिए। तो संबंध ये होता है कि a जो है वो बड़ा रहेगा b से, पहला संबंध a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b। दूसरा संबंध क्या है, दूसरा संबंध ये है कि r जो है वो 0 से या तो बराबर होगा 0 के, या तो बड़ा होगा, छोटा कभी नहीं होगा, और b जो है वो हमेशा r से छोटा होगा। इस बार भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है और आपको ध्यान रखना है। इसको हम लोग अभी बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कंप्लीट होते जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालें। अब आप ये टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा और कॉन्सेप्ट भी यहाँ से क्लियर होगा आपका, जो भी थोड़ा मोड़ा डाउट अगर बचा हुआ है। तो क्वेश्चन रहता है कि 4052 और 12567 का HCF निकालना है, ठीक है, लेकिन यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम से HCF निकालना है। HCF निकालने के नॉर्मल विधि भी होता है ना, जैसे हम लोग बनाते हैं वैसा ही है। ये बस इक्विलिब्रियम विभाजन एल्गोरिथम जो है ना, न्यू पब्लिकेशन से गायबे कर दिया है डायरेक्ट। हमको लग रहा है अच्छा नया बुक जो होगा ना उसमें देखिएगा हटा दिया डायरेक्ट, इक्विलिब्रियम विभाजन एल्गोरिथम में पूरा गायब कर दिया है। शायद ठीक भी किया है, क्योंकि ये हमको लग रहा है टाइम पास। अगर हमको HCF का सबसे हल्का रूल पता है, पहले इस एल्गोरिथम में यूज होता था सबसे पहली बार जब एल्गोरिथम बनाया जाता था उसमें, लेकिन अब जब इतना ज़माना बदल गया है, जब ग्रोथ हो गया है, तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा समय ले रहा है, जो लेंदी है, जिसका ज़रूरत नहीं उसको क्यों पढ़ा जाए, तो नयका की बस हटा दिया है। अच्छा किया है शायद। देखो तो हम लोग अगर महत्तम बनाने का ये रूल जानते हैं ना HCF बनाने का, कि 4052 और ऐसे आराम से भाग विधि से तुमको पता होगा 12,576 ऐसे करके। हाँ, जब ये हमको पता ही है तो इतना लंबा भी क्यों 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 समझा रहे, इसलिए हटा दिया गया। तो हम लोग इसको सुंदर से लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पे R क्या है, तो R जो है 0 से बड़ा या बराबर है, और R जो है वो ऑलवेज Q से छोटा है। समझ में आ रहा है ना, जहाँ पे ये रूल है। अब इसमें A कौन है, B कौन है, C कौन है, कुछ C तो नहीं है, R है। A है हमारा ये जो बड़ा रहेगा, और B है छोटा वाला, यानी कि 12,576 बराबर 4,052 गुने कितना गुना करें। अब एक साइड में इधर से लेके चलते हैं तब तुमको दिखेगा दोनों चीज। 4,052 को भागा देंगे, सॉरी महत्तम निकालेंगे 12,576 में, 576। सबसे पहले हम लोग 3 बार में लगाएंगे। 4 तिया के 12,000 और 52 तिया के, आ जाओ गुना कर देते हैं, ऐसे भी गुना कर सकते थे। 3 दूनी के 6, 5 तिया 15, 3 दूनी के 6, 5 तिया 15 के 5, बचा कितना 1, और 3 गुने 0 तो ये खत्म हो जाएगा 0। अच्छा 1 रहेगा ना 1, और 4 तिया के 12 घटाएंगे, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया, अच्छा 420 बचा। क्या बचा 420, यानी कि यहाँ पे जब हम लोग 3 गुना किए तो 420 बचा। ये था हमारा स्टेप फर्स्ट। फिर से हम लोग करेंगे, और ये तो कम से कम 420 को 9 में गुना करेंगे। 9 से 0 गुना होकर के 0 हो जाएगा, 9 दूनी 18 काट बचा 1, 9 चक 36 1 37, 3780 आएगा, है ना। 10 बार लगाएंगे तो 4200 आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। 9 बार में लगाएंगे तो कितना आया 3780। 2 में से 0 गया 2, 15 में से 8 गया कितना बचा 8 2 10 5 15, 8 7 15। 9 में से 7 गया 2, ये 0, 272 बचा, है ना। यानी कि यहाँ पे जब हम लोग 9 गुना किए तो बचा कितना 272। अब फिर से ये बन जाएगा A, ये बन जाएगा B, ये बन गया था A, ये बन गया था B। यहाँ हो जाएगा 420 बराबर 272 गुने 272 में कितना गुना करेंगे, अगर 2 गुना करेंगे तो 400, और 72 दूनी 7 दूनी 14, 540 से ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन हमको एक ही बार गुना करना है। यानी कि 420 में डायरेक्ट हम लोग 272 को घटाएंगे। आ जाओ यहाँ पे दिखा देते हैं सबसे अच्छा। अब क्या होगा, ये 420 अब यहाँ पे लिखा जाएगा 420 कितना बार में, एक बार में 272। 10 में से 2 गया, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे क्या बचा, बहुत आसान से 10 में से 2 गया 8 बचा, 11 में से 7 गया 7 4 11, 3 में से 2 गया 1, 148 बचा, है ना। 148 प्लस 148, ये बन जाएगा A, ये बन जाएगा B। 272 बराबर 148 गुना 148 को कितना गुना करें, 272 आएगा, चलेगा। ज़्यादा नहीं आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। यानी कि यहाँ पे तुम लोग को अगर दिख रहा होगा इधर हो गया है, अब इसको हम इधर लेकर के आ जाते हैं। 148 272 यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे, ठीक है। 148 को अगर हम लोग 2 बार गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी के 16 के 6, 40 2 14 दूनी 28, ज़्यादा हो जा रहा है, एक ही बार लगाएंगे, एक बार लगाएंगे 148। 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, और 2 में से गया 124 बचेगा, है ना, बिल्कुल 124 बचेगा। यानी कि इसमें जब हम लोग 1 गुना किए तो बचा कितना 124, A बन जाएगा B बन जाएगा। अब यहाँ रखेंगे 148 बराबर 124 गुने 2, 124 दूनी क्या हो जाएगा 48 प्लस 0, अब 0 बचेगा। 124 है, अब इधर लगाएंगे 148,
अब इधर लगाएंगे 148, 2 बार में लगाएंगे आ जाएगा 148, 0 0 0 हो गया। हमारा क्या हो जाएगा 124 हो जाएगा HCF। 124 क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। कोई दिक्कत यानी कि यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को कैसे कैसे बनाना है। कोई यहाँ से अब थोड़ा सा HCF और LCM के बारे में हम लोग समझेंगे। दो संख्या रहता है, उसका HCF LCM आप लोग बचपने से पढ़ते आ रहे होंगे, गुणनखंड विधि से, भाग विधि से और बहुत सारे विधि से। सबसे पहले एक चीज को समझिए। कौन सी चीज को? कि जब दो संख्या दिया हुआ रहे, कितना संख्या दिया हुआ रहे? दो संख्या दिया हुआ रहे। मान लो दो संख्या, एक संख्या A है और दूसरी संख्या B है। एक संख्या A है और दूसरी संख्या B है। जब दो संख्या दिया हुआ है, एक संख्या A है और एक संख्या B है, दिख रहा है ना? हमारे पास कितना संख्या है? दो संख्या, एक A है एक B है। तो ये दोनों का जो हम लोग HCF और LCM निकालेंगे, ये दोनों का जो हम HCF और LCM निकालेंगे, उसमें एक संबंध होता है। क्या होता है? कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का, अभी से लेकर के ये कंपटीशन तक पीछा नहीं छोड़ेगा, गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। ये होता है कि अगर हमारे पास दो नंबर है A क्रॉस B, तो वो HCF उसी दोनों नंबर के HCF और उसी दोनों नंबर के LCM के बराबर होता है। समझ में आ रहा है बात? जैसे कि अभी आगे क्वेश्चन दिखाएंगे और ज्यादा समझ में आएगा। दो संख्या दिया हुआ है, इसका ये एक हमारा संख्या एक 96 हो गया, एक हमारा संख्या 404 हो गया। तो इसका जो हम लोग HCF और LCM निकालेंगे वो इसी के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि यहाँ से बहुत सारा फॉर्मूला बनेगा। यहाँ से अगर पूछे HCF बराबर क्या होगा, तो HCF बराबर कहना A गुने B, यानी कि दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल बटा में LCM। होगा कि नहीं होगा? HCF का फॉर्मूला ये बन जाएगा। और ठीक ऐसा ही अगर आपको बोले LCM बराबर क्या होगा, तो वो भी होगा A क्रॉस B बटा HCF। अब यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ऐसे घुमा घुमा करके पूछेगा, तो आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि जब दो संख्या दिया गया है, जब दो संख्या दिया गया है और उसका HCF दिया गया है, तो उससे हम लोग LCM निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। और जब दो संख्या दिया गया है और उस दोनों संख्या का LCM दिया गया है, तो इस फॉर्मूला से हम लोग HCF निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? यहाँ से ये फॉर्मूला बहुत यूज होने वाला है। बहुत अच्छा से इसको ध्यान में रखना है तुम लोगों, है ना? पूरा अच्छा से ध्यान में इसको रखना रहेगा। अब इसी को हम लोग यूज करेंगे, तब पता चलेगा, क्या पता चलेगा? कि अगर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका और इसका HCF ज्ञात कीजिए, फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। अगर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग निकालते हैं दोनों का HCF LCM, जो कि बहुत नॉर्मल तरीका बता देते हैं, और उसके बाद अगर दोनों में से एक चीज ही दिया रहे और एक निकालना रहे, तो फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले 96 करो, 2 बार में लगा 48, 2 बार में लगा 24, 2 बार में लगा 12, 2 बार में लगा 6, 2 बार में लगा 3। ठीक है, उसके बाद 90 404, 2 बार में लगा 202, 2 बार में लगा 101। कैसा नंबर है? तो ये एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ये एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं लगेगा। ठीक है, यानी कि हम लोग 404 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 101। कोई दिक्कत नहीं। 96 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब
रूल हम लोग का बहुत नॉर्मल है कि जहां हम लोग को HCF देखना है वहां पे हम लोगों को कॉमन देखना है। वैसा वैसा संख्या जो मिल रहा हो, 1 2 मिल गया, 2 2 मिल गया, इसके अलावा कुछ मिल रहा है, इसके बदले 1 2 लिखो यहाँ पे और इसके बदले 1 2 लिखो यहाँ। समझ में आ रहा है? HCF 4 हो गया। HCF क्या हो गया? 4। जो हम लोग HCF निकाले हैं वो क्या हो गया? 4 हो गया। कोई दिक्कत? जो हम लोग HCF निकाले हैं वो 4 हो गया। अब हम लोगों को LCM निकालना है, तो जो मिल रहा है उसके बदले 1 लिखाएगा। ये दोनों जैसे मिल रहा है ना, तो इसके बदले 1 2 लिखाएगा। ये दोनों 2 के बदले 1 2, ये दोनों 2 के बदले 1 2 2 LC, ये दोनों 2 के बदले 1 2 2। 101 मिल रहा है किसी में? नहीं, तो 101 भी लिखाएगा। 2 2 2 ये सब तो मिल ही नहीं रहा है, तो लिखाना पड़ेगा सब। 2 दूनी 4, 2 दूनी 8 या 24, गुना करो इसमें 24। LCM जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4। 4 को अगर 101 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 404। 404, तो फिर 24 हम लोग गुना करेंगे 404 में। उधर जा। 404 में हम लोग 24 गुना करेंगे। 4 चक 16 के 6 बचा कितना? 1। 4 से गुना करके 1 हो जाएगा, 4 चक 16। 404 दूनी कितना हो जाएगा? 808। 6 8 1 9, 6 8 1 9, 96 96। LCM कितना आ गया? 96 96। ये आ गया हमारा LCM। आ गया ना? अब तुम हमको प्रूव करके बताना क्या कि जब हम लोग 96 यानी दोनों संख्या को गुना करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला था A क्रॉस B इज इक्वल टू A क्रॉस गुने A गुने B इज इक्वल टू LCM गुने HCF, ये हमारा फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए बस आपको एक काम करना है, A B दोनों संख्या जो है उसको रखिए, HCF LCM को गुना कीजिए, बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपके लिए है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो HCM HCF के बराबर है या नहीं। यही चीज का दिया है जो अभी हम पीछे बता रहे थे कि नीचे जो दिया गया है एक फॉर्मूला जो हम पहले बताए हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM बताए ना। दो संख्या जो A क्रॉस B रहेगा, A गुने B रहेगा, वो HCF गुने LCM के बराबर आएगा। समझ में आ रहा है बात? ये आएगा। एक क्वेश्चन हम बताएंगे, बाकी दो क्वेश्चन आप खुद बनाइएगा। 26 है, सिंपल हम लोग लगाएंगे 13 दूनी 26। 91 है, लगाएंगे 9 1 10, 3 से तो लगेगा ना, 7 से लगेगा, 63 91। 26 को हम लोग लिखेंगे 13 गुने 2 और 91 को हम लोग लिखेंगे 7 गुने 13, 13 गुने 7, 13 गुने 7। ठीक है, ये आएगा इधर, तो ये हमारा हो जाएगा HCF। दोनों 13 के बदले 1 13 और दोनों 13 के बदले 1 13। और जब हम लोग LCM निकालेंगे, दोनों 13 के बदले 1 13 होगा, गुने 2 गुने 7 होगा, यानी कि 13 गुने 14 होगा। ठीक है, HCF आ गया 13 और LCM आ गया 13 गुने 14 करो तो देखो आ जाएगा 52 13 182। LCM आ गया 182। अब हम लोग इसको, तुम्हारा काम ये दोनों बनाना, अब हम लोग सिंपल करेंगे A गुने B बराबर LCM गुने HCF होता है कि नहीं? बिल्कुल। A का वैल्यू कितना है? 26 मल्टीप्लाइड बाय 91। LCM कितना है? LCM 182 गुने HCF कितना है? 13। इसको गुना करो, दोनों इक्वल आ जाएगा। करके बताओ, करके दिखाओ। दोनों गुना करो, दोनों इक्वल आ जाएगा। समझ आया कि नहीं? बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। 26 को 91 गुना करो, 182 को इसमें गुना करो। नेक्स्ट देखो, अब हम लोगों को एक छोटा सा चीज समझना है यहाँ पे। ये हमेशा एग्जाम में भी पूछता है, मतलब कि मजा आ जाता है ये क्वेश्चन देख करके कि हमेशा फिक्स रहता है ये वाला क्वेश्चन। तो इस चीज को हम जब एक्सरसाइज सॉल्यूशन वाला वीडियो हमारा देखिएगा उसमें करवाएंगे, क्योंकि ये कोई थ्योरी बेस है नहीं,
कि इसमें कुछ समझाना है कि ऐसे वैसे होता है, समझाना है लेकिन वैसा नहीं है जैसा एक कॉन्सेप्ट होता है उस टाइप का नहीं है, एक बता देंगे और वैसे ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग एक्सरसाइज सॉल्यूशन में करेंगे और वहाँ पे मजा आएगा। सिर्फ आप जो चाहते हैं वो मिलते चला जाएगा, ये सही बात नहीं है, कुछ हम जो चाहते हैं वो भी हमको मिलना चाहिए ना। तो हम बस यही चाहते हैं कि ये आप हमारे एक्सरसाइज सॉल्यूशन में देखें और वहाँ पे बहुत अच्छा से इसको बताएंगे और याद रहेगा, और वैसे ही आपको एग्जाम में भी बना के लाना। सेम क्वेश्चन रहेगा दोनों, एक हम ये वाला बता देंगे और ये वाला आप घर से बना करके लाइएगा। तो इसके लिए हमारा एक्सरसाइज सॉल्यूशन जरूर देख लीजिएगा। अब जो है हम लोगों को समझना है एक छोटा सा काम। क्या समझना है? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या शांत है। देखो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। सिंपल वे में याद रखो, ऊपर कुछ भी रहे, नीचे दो तरह का होता है दशमलव। जब हम लोग दशमलव मतलब समझ रहे हैं यार, जैसे कि दे दिए 4/7 तो 7 से 4 में भागा देंगे, ये सब तो समझ रहा है ना तुम। 7 देखो घर दे के दिखाते हैं 0.7 4 28 7 5 35, फिर क्या हुआ, फिर बचेगा 5, फिर 0 देंगे, 7 6 42, फिर 8, फिर 0 देंगे, 7 नंबर 3। अरे यार ज़्यादा लगा एक बार, मतलब दशमलव में आ रहा है, बटा में दिया हुआ था उसको दशमलव में ला रहे हैं, यही ना कर रहे हैं, यहीं पे गलती कर दी। 7 लगता, ठीक है। यानी कि बटा में दिया हुआ है उसको हम लोग दशमलव में ला रहे हैं, बटा में दिया हुआ है उसको हम लोग दशमलव में ला रहे हैं, बटा में दिया हुआ उसको हम लोग दशमलव। तो अब इतना बिना भागा, देखो भागा दे रहे थे दिमाग खराब हो रहा था, बिना इतना भागा दिए हम लोग कैसे बताएंगे कि कोई संख्या का शांत दशमलव होगा और अशांत दशमलव होगा, शांतावर्ती हो गया और अशांतावर्ती, कैसे बताएंगे? तो इसके लिए सिंपल वे में हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो भी दिया रहेगा, जैसे कि दे दिया है कोई भी संख्या, तो अगर उसका हम लोग अभाज्य गुणन खंडन करेंगे तो वो केवल 2 के पावर n के रूप में रहे, केवल 2 के पावर n के रूप में रहे, पहला कंडीशन, या केवल 5 के पावर n के रूप में रहे, दूसरा कंडीशन, या केवल 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में रहे। कुछ भी रह सकता है, जरूरी नहीं है कि दोनों सेम ही रहे, पावर अलग भी रहेगा। लेकिन 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 इसके अलावा अगर कुछ दिख गया तो कहेंगे अशांत है। यानी कि अगर हम लोग निचुआ के अभाज्य गुणन खंडन करेंगे तो वो या तो केवल 2 के पावर कुछ के रूप में रहे, 2 ही रहना चाहिए, उसके पावर कुछ के रूप में रहना चाहिए, या तो केवल 5 के पावर कुछ के रूप में रहना, 5 ही रहना चाहिए और उसके पावर कुछ के रूप में रहना चाहिए, या तो केवल 2 के पावर कुछ और 5 के पावर कुछ के रूप में रहना चाहिए। समझ रहे हैं ना? जब भी हम लोग इसको भागा देंगे तो इस तरह से हमको दिखना चाहिए, केवल 2 के पावर कुछ के रूप में, या केवल 5 के पावर कुछ के रूप में, या केवल इसके अलावा ऐसा हो कि इसके साथ साथ एक और रह गया 3 के पावर 5 या 3 के पावर n कह सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है अशांत दशमलव। यानी कि जब हम लोग, जैसे कि एक छोटा सा दूसरा पहले बताते हैं, दूसरा ज़्यादा समझ में आएगा। 17/8 है, नीचे का अभाज्य गुणन खंडन करना है 8 के, किसको करना है 8 के, तो 8 के अभाज्य गुणन खंडन करो तो 2 बार में लगाएंगे 4, 2 बार में लगाएंगे 2, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं ना। यानी कि ये जो है 17/2 के पावर 3 है, केवल 2 के पावर n के रूप में है, पावर में कुछ भी रहे, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये शांत होगा। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे कुछ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। सेम प्रोसेस। ये देखो 2 के पावर 5 के पावर के साथ 7 के पावर आ गया ना, ये शांत नहीं होगा, यह शांत होगा। ये 2 के पावर कुछ और 5 के पावर n शांत होगा। बहुत सिंपल वे में आपको इस तरह से चीज़ों को याद रखना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है और एग्जाम में गर्दा मचाना है। और एक एक कॉन्सेप्ट इस तरह से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं, हमसे ज़रूर संपर्क में रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो ये था हमारा नॉर्मल विधि, बस इसको ध्यान में रखिएगा और बहुत अच्छा कीजिएगा। इसके बाद आप दूसरा चैप्टर का जरूर देख लीजिए जिसका नाम है पॉलिनोमियल बहुपद, बहुत मजा आएगा उसमें।